जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक काल में प्रगतिवाद को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद प्रगतिवाद 1936 से 1943। 1936 से 1943, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद उद्भव की पृष्ठभूमि सामाजिक चेतना से मुक्त एक आंदोलन के रूप में 1936 में जिस काव्यधारा का छायावाद की क्रोध से ही जन्म हुआ, उसे प्रगतिवादी या प्रगतिशील आंदोलन कहते हैं, जिसकी प्रेरणा मार्क्सवाद में रही है। यह आधुनिक किसी साहित्य में यथार्थवाद के लेकर आया विषय सामाजिक स्थितियों पर प्रहार करते हुए साहित्य का संबंध जीवन निर्माण से इसी समय जोड़ा गया। छायावाद से ही तत्काल पंत जी ने छायावाद के युगांत की घोषणा कर युगवाणी को जाना अपनाया। यह युगवाणी कृषकों, दलितों, श्रमिकों, सर्वहारा बहुजनों की वाणी का सूत्रपात था, आगाज था। पंत जी ने ही कहा था, प्रगतिवाद वर्ग वैष्णव को दूर कर श्रमिकों तथा कृषकों की मंगल भावना से प्रेरित है। उसमें पूंजीपतियों तथा शोषकों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान करने वाला विद्रोह का स्वर है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा था, प्रगतिवाद कोई संकीर्ण संप्रदाय नहीं है। प्रगतिवाद कला की अवहेलना नहीं करता, यह तो कला और उच्च साहित्य के निर्माण में बाधक रूढ़ियों को हटाकर सुविधा प्रदान करता है। यह रूढ़िवाद और कुपमांडुकता विरोधी है। युग की आवश्यकता के रूप में प्रगतिवाद को देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय युगीन परिस्थितियों ने इसे विचार के क्षेत्र में स्थापित किया। बाद में यह राजनीतिक गलियों से होते हुए साहित्यिक क्षेत्र में आई। भारत में स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी के नेतृत्व में जोरों पर था, किंतु गांधी की अहिंसा क्रांतिवीरों के लिए अपर्याप्त लग रही थी। परिमाणतः विद्रोह क्रांति स्वरों को तत्काल मार्क्सवाद के रूप में गांधी विरोधी तथा गांधीवाद के कसम खाने वालों ने स्वीकारा। कांग्रेस और गांधी ने किसान मजदूरों में एकता पैदा की थी, उसके शोषण को भी जाना था, परंतु उसे दूर करने के कारगर उपाय वाली कोई व्यवस्था उनके पास नहीं थी। मार्क्सवाद ने वही विकल्प उसे दिया था, तो वह स्पष्ट नहीं था। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद को एक साथ विरोध कर उसे मिटाने का, ध्वस्त करने का भाव क्रांति भावना के रूप में मार्क्सवाद ने दिया। भारतीय सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में सड़ी गली परंपराएं, कुरीतियाँ, रूढ़िवाद, अंधविश्वास एवं मनुष्य को पूर्ण रूपेण गुलाम बनाए रखने वाली भावना, ब्राह्मणी विचारधारा व्यवस्था ने स्त्री एवं दलित को प्रताड़ित किया था। आर्य ब्राह्मण समाज के आंदोलन केवल सुधारवादी थे, परिवर्तनवादी नहीं। द्विवेदी युग में यही आदर्श मानवता रहा। परिमाणतः उसके विरुद्ध भी प्रगतिवाद ने आगाज किया। उनके दुख, दर्द, पीड़ा को अभिव्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में पहली बार मिली। प्रस्थापित मनुष्यता विरोधी व्यवस्था के विरुद्ध सूक्ष्म भावनाओं, चेतनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रगतिवाद ने ही दिया। पहली बार साहित्य सर्वसामान्य की प्रगति के लिए लेखन कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1917 में रूस की क्रांति हो चुकी थी। उसने साम्राज्यवाद का खात्मा किया था। सत्ता सर्वहारा के हाथ में आई। इस क्रांति के मूल में मार्क्स के विचार रहे थे। वर्गहीन समाज रचना के आदर्श को लेकर रूस साम्राज्यवादी तथा केवल पूंजी के श्रेष्ठ मानकर उसके जरिए शोषण करने वाली ताकतों का विरोध करने वाले नए विश्व का पाथेय बना हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध और फासिज्म का नग्न रूप बड़ा भयावह हो उठा था। इसका विरोध करने के लिए मार्क्सवाद का स्वागत हुआ। दूसरे महायुद्ध के परिणाम स्वरूप उभरा राजनीतिक संकट सन 1930 से 32 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, पूंजीवाद के कारण बढ़ता शोषण, दरिद्रता का फैलता साम्राज्य, बढ़ती आर्थिक विषमता ने वर्ग संघर्ष
को तीव्र बनाया। उसके विरोध में किसान मजदूरों ने उसके शोषण के लिए कारणभूत प्रवृत्तियों और व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन चलाया। भारत में भी सर्वहारा के सामने कुछ ऐसे ही संकट थे। ब्रिटिश और भारतीय विषमता मूलक समाज व्यवस्था ने दलित, पीड़ित, कृषक, मजदूरों की हालत खस्ता हो रही थी। वे निरंतर दरिद्रता, भूख से तड़प रहे थे, बिलबिला रहे थे। उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा था। उन्हें विपन्नावस्था में रखने की धार्मिक स्तरीय अस्त्र शास्त्र का उपयोग किया जा रहा था। ऐसे में धर्म अफीम की गोली है का विचार उनके विद्रोह का कारण बना। क्रांति ही परिवर्तन ला सकती है की भावना उन्हें विश्वास हुआ। रूस क्रांति का आदर्श उसके सामने था। विश्व उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। भारतीय सर्वहारा बहुजन अभिजनों के विरुद्ध खड़े हो चुके थे। वे भी एक ऐसी व्यवस्था की तलाश में थे जहाँ मनुष्य का शोषण न हो, मनुष्य मनुष्य में अंतर न हो, सभी समाज स्तर सुख आनंद से जिएंगे का भाव प्रगतिवाद ने भारतीय जनमानस में पैदा किया। उसकी शुरुआत साहित्य में ग्राम्या से होती है, ग्रामीणों से होती है, सर्वहारा से होती है। विश्व साहित्यकार भी नववाद को अपना रहा था। इसी समय अंग्रेजी के साहित्य प्रोग्रेसिव लिटरेचर का बोलबाला गूंज रहा था। सन 1935 के आसपास ही E.M. फास्टर्स की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत से डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जाहिर शामिल थे। उन्होंने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना की थी। जब भारत में 1936 में ही प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील साहित्य का प्रचार प्रसार लखनऊ में पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी साहित्य आंदोलन और अधिवेशन के दूसरे अध्यक्ष रविंद्रनाथ ठाकुर थे। परिमाणतः प्रगति का भाव भारतीय भाषा में सज्जाद जहीर द्वारा उर्दू और रविंद्रनाथ द्वारा बंगाल में आया। बंगाल की लहर देश भर में फैली और हिंदी में प्रगतिवाद का नाम 1936 में ही आया। प्रगतिवाद ऐसा पहला साहित्यिक आंदोलन था जो सामाजिक राजनीतिक क्रोध में से आंदोलन के रूप में उभर कर आया। उसके साहित्य विषयक मानदंड पहले ही स्थापित थे। जीवनार्स उसके सामने था, वैलित्व उसके अनुरूप उभर कर आया। उसकी श्रेष्ठता के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, समष्टि मानव की मुक्ति के लिए उसको प्राधान्य देते हुए प्रगतिवाद आया। जब जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है, तब तब वह साहित्य नए काव्य रूपों की उद्भावना करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रगतिशील साहित्य ने संसार के भौतिक स्वरूप को, उदात्त स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को हमारे सामने लाया। तर्क द्वारा उसके विकास की प्रेरकावस्था को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया। इसलिए वह रहस्यवाद, ईश्वर, भाग्यवाद का विरोध करता है, विश्व परिवर्तनीय होने की बात करता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यही परिवर्तन साहित्य में मानवता के विकास में, सनातन रूढ़ियों के विरोध में, सनातन धर्म में, ईश्वर के विरोध में प्रगतिवाद स्थापित करता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने बड़ी सजगता एवं गहराई से उसकी जांच पड़ताल की और कुछ विचार निम्न जो प्रगतिवाद के महत्व, आवश्यकता और सुनहरे सुखमय भविष्य के लिए जरूरी है। 1. प्रगतिवाद के इन 20 वर्षों का इतिहास साहित्य में स्वस्थ सामाजिकता, व्यापक भावभूमि और उच्च विचार के निरंतर का विकास इतिहास है, जो केवल राजनीतिक जागरण से आरंभ होकर क्रमशः जीवन की व्याप्त समस्याओं की ओर, आदर्श से आरंभ होकर क्रमशः स्वास्थ्य सामाजिक यथार्थवाद की ओर अग्रसर होता जा रहा है। दूसरा, प्रगतिशील साहित्य कोई स्थिर मतवाद नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकासशील साहित्य धारा है। यह साहित्य लेखन की स्वयंभू अंतःप्रेरक से अद्भुत नहीं होता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के क्रम में भी वह परिवर्तित और विकसित होता रहता है। 3. प्रगतिवाद का आरंभ साहित्य में आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। 4. छायावाद यदि इस सदी की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज था, तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की
भक्ति आंदोलन के बाद फिर उस तरह का अखिल भारतीय साहित्य संगम प्रगतिवाद के ही युग में संभव हो सका। छठा, प्रगतिशील लेखकों ने अपने समकालीन साहित्य में भी फैले हुए आध्यात्मिक कुहासा, कुंठावादी गानों और यौन संदर्भ को साफ करने में बड़ा कार्य किया। 7, यदि प्रगतिवादी समीक्षा प्रणाली न होती तो ये अस्वस्थ साहित्यिक प्रवृत्तियाँ साहित्य के विकास में कितनी बाधा पहुंचाती यह कहना कठिन है। 8, श्रेष्ठ रचना करने के लिए साहित्यकार को अनिवार्य रूप से जनता का पक्षधर होना ही पड़ेगा। 9, जिन साहित्यकारों ने पीड़ित, दलित और सताए हुए का पक्ष लिया और इसी तरफदारी के कारण उनके उच्च कोटि की मानवतावादी भावनाएं थी, जबकि समाज में स्वार्थों का संघर्ष हो तो मानवता दलित लोगों के पक्ष में होती है, तटस्थता में नहीं होती है। 10, श्रेष्ठ साहित्यकार रोज नहीं पैदा होते हैं और न श्रेष्ठ कृतियाँ हर क्षण लिखी जाती है, वे संपूर्ण इतिहास विकास का परिणाम होती है, उसके पीछे जातीय उत्थान की शक्ति होती है। 11, और अंत में इस आंदोलन रूपी जन अभियान के संबंध में बड़े आत्मविश्वास और प्रतिबद्ध के संबंध में दृढ़ता से वे कहते हैं, इस विराट जनवादी अभियान में जो रुका सो छूटा, जिसने इसका विरोध करने की हिम्मत की वह गया और जिसने इसके उद्देश्य और कार्य के संदेह प्रकट किया वह संदेहवादी टूटा। वे गुरु द्रोणाचार्य हो या चाहे भीष्म पितामह, वे कर्ण हो अथवा जयद्रथ, इस भारत के विरोध पक्ष में उन्हें जाकर उन्हें गतश्री होना ही है। अपने पूर्व वैभव के द्वारा आज वे चाहे जितने बड़े प्रतीत हो रहे हो, लेकिन यदि इतिहास विधाता के अनेक बाहुतर स्वतंत्र वाले विराट वजू की वाणी सुने तो पता चलेगा कि तमाम महारथी वस्तुतः मारे जा चुके हैं, इतिहास ने भीतर से इनका सारा तेज हर लिया है। यह वाक्य सूत्र उनके भीतर का प्रगतिवाद संबंध, गजब का आत्मविश्वास, उसकी ताकत, श्रेष्ठता को ही अभिव्यक्त करते हैं। साहित्य को जनता के साथ और साहित्य में उपेक्षितों के सुख दुख की भावनाओं को प्रकट करने की उनकी ललक को स्पष्ट करते हैं और अंत में आचार्य हजारी प्रसाद की युक्त दृष्टि को व्यक्त करते हैं, साथ ही अपनी प्रतिबद्धता और समीक्षा कौशल औजार को भी। द्विवेदी साहित्य भविष्य को देखकर कहते हैं, प्रगतिशील आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से संचालित है, इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक है। भक्ति आंदोलन के समय जिस प्रकार एक अदभ्य दृश्य आदर्श निष्ठा दिखाई पड़ी थी, जो समाज को नए जीवन दर्शन से चालित करने का संकल्प वहन करने के कारण अप्रतिरोध शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार यह आंदोलन भी हो सकता है। आज प्रगतिवादी आंदोलन के सामने दक्षिणपंथी देशवादी प्रतिमागामी ताकतें राजनीतिक क्षेत्र में जनाधार, साहित्य के क्षेत्र में प्रक्षिप्त परोक्ष विस्तार पा रही है, ऐसे उसे और अधिक संघर्षशील करना प्रगतिशील साहित्यकार का दायित्व है। प्रगतिवाद अर्थ स्वरूप। प्रगति का अर्थ विकासोन्मुखता की ओर बढ़ना, व्यवस्था के साथ समाज, मनुष्य और परिवर्तन लाना, जीवन को गतिशील बनाना, स्वस्थ सुंदर बनाना। राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी का यही लक्ष्य रहा है। तो साहित्य में प्रगतिवाद का जो किसी भी प्रक्रियावादी प्रस्थापित व्यवस्था का विरोध करता है, लंबे समय तक चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए साहित्य लिखा जा रहा था। अब सामान्य मनुष्य की प्रतिष्ठा, उसके जीवन की जरूरी समस्या, उसके चकनाचूर होने वाले सपने, भावनाएं, संवेदनाएं, हर्ष, सुख, दुख की पीड़ाएं सार्वहारा के लिए प्रगत शस्त्र के रूप में उनके हाथ में आई। साहित्य मनोरंजनार्थ का भाव निकालकर समाज आर्थिक हितार्थ को अभिव्यक्त किया जाने लगा। विद्वानों ने इसे भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। यह स्पष्ट हो चुका है कि राजनीति के क्षेत्र में प्रगतिवाद साहित्य के क्षेत्र में आया है। जनता का संगठन, उसमें संघर्ष भाव, यथार्थवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा, प्रस्थापित व्यवस्था बदलने के लिए क्रांति भावना चेतन को जगाना उसका लक्ष्य है। वर्गहीन समाज व्यवस्था की स्थापना उसका उद्देश्य है। सबको संगठित होकर
लड़ना, संघर्ष करना जरूरी है, तभी प्रगति संभव है। प्रगतिवादी साहित्य इसी जनवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। छायावाद के कल्पना लोक रहस्यवाद से ऊब कर कई कवि प्रगतिवाद को अपना चुके हैं। राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता भी समाजवाद के सामने भारतीय में जगा रहे थे। स्वप्नजीवी लोक कलाकार, साहित्यकार इस प्रखर आंदोलन की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे थे। छायावाद के युग में असफल होते असहयोग जैसे आंदोलन ने देशवासियों में जो उदासी निराशा पैदा की थी, उसे दूर करने में प्रगतिवादी का बड़ा सहयोग रहा है। प्रगतिवाद ने देश, समाज, व्यक्ति की बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, भाग्यवादी, ईश्वरीय क्षमता से मुक्त होने की प्रेरणा दी। कल्पना की जगह यथार्थ, आदर्श की जगह यथार्थ, स्वप्न की जगह यथार्थ, रहस्य की जगह लौकिकता, व्यक्तिकता की जगह सामाजिकता, प्रकृति की जगह मनुष्य को लाने का सारा श्रेय प्रगतिवाद को ही जाता है। कविताओं से प्रगतिवाद को आगे बढ़ाया। 1943 में अणिमा, बाद में अर्चना आराधना में संत रविदास प्रसाद बुद्ध विजय लक्ष्मी पंडित पर कविताएं लिखी। छायावाद को छोड़कर स्वतंत्र प्रगतिवादी आंदोलन से उपजे कवियों ने जनवादी विचारधारा को जनमानस में बिठा दिया, जिनमें महत्वपूर्ण है केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन रांगे, राघव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल, त्रिलोचन, अमृत राय आदि। केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन तथा त्रिलोचन की विशिष्ट प्रगतिशील साहित्य में रही है। परवर्ती कवियों में मुक्ति बोध, केदारनाथ सिंह जैसे उत्कृष्ट कवियों की विचारधारा भी इन्हीं दर्शन में बनी बुनी है। वस्तुतः हिंदी कविता को समृद्ध, विस्तृत और युगा चिंताओं से व्यक्त किया प्रगतिवादी कविता ने। कथा साहित्य के क्षेत्र में वह पहले ही से ही था। उर्दू की प्रगतिशीलता को प्रेमचंद्र ने हिंदी में बीजारोपित किया। बाद में वैभव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, रामदरस मिश्र, मार्कंडेय, भीष्म साहनी, चंद्रकिरण सोनरिक्शा ने बड़ी भौतिक यथार्थवादी रचनाएं दी। यशपाल अस्क, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, रांगे राघव ने अपने अनेक उपन्यासों के मध्य वर्ग को चित्रित किया। प्रगतिशील कथाकारों में ऐतिहासिक उपन्यासों का लेखन भी किया। यशपाल की दिव्या, राहुल सांस्कृत्यायन की बोलगा से गंगा, सिंह सेनापति, जन योद्धे आदि। आलोचन के क्षेत्र में शुक्ल जी की लोकमंगल की साधनावस्था लोक कल्याण भावना से पूरित है। शिव दान सिंह चौहान, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। परवर्ती काल में मुक्ति बोध, वर्तमान में डॉक्टर नामवर सिंह ने सामाजिक जनवादी रचना सुंदरता, भौतिक दिशा निर्देशन, प्रगतिशील आलोचना में लाई है। यह सारा साहित्य वैज्ञानिक तर्क दृष्टि से युक्त है, सामान्य जनता से प्रतिबद्ध है। प्रेमचंद्र ने साहित्य के नए भाव बोध को व्यक्त किया था। प्रथम अधिवेशन में साहित्य केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं है। वह साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन सच्चाई का प्रवेश हो और जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। प्रगतिवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि। हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि प्रगतिवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि का मूल आधार मार्क्सवाद है, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के रूप में भी जाना जाती है। यह सामाजिक व्यवस्था को आर्थिक दृष्टिकोण से देखती है। व्यवस्था का संघर्षात्मक रूप ही वर्ग संघर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें एक वर्ग श्रमिकों का है तो दूसरा श्रमिकों का शोषण करने वाला। इस वर्गवाद का मूल मार्क्स के द्वंद्वात्मकवाद के भीतर है, जो समाज, धर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, प्रकृति के उत्क्रांति या विकास के संबंधों को नितांत वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखता है। विज्ञान में तर्क महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर विचार, वस्तु, घटना, व्यवस्था के बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं। इसी प्रणाली से विकास होता है। वस्तुतः मार्क्स ने हीगेल के द्वंद्ववाद, फायरबाख
फयारबाख के भौतिकवाद और चार्ल्स हॉल के वर्ग संघर्ष को आधार बनाकर मानव सभ्यता के इतिहास में बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों ने नई सभ्यताओं को जन्म दिया है। मार्क्स का विचारधारा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 1. द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। 2. मूल्य वृद्धि का सिद्धांतवाद। 3. मनुष्य सभ्यता के विकास की व्याख्या। मूलतः यह विचारधारा राजनीति क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानी जाती है। उसे ही साहित्य के क्षेत्र में हम प्रगतिवाद या प्रगतिशील नाम से अभिहित करते हैं। अपने विचारों का महल मार्क्स ने 3 बातों पर खड़ा किया है। 1. सर्वहारा का कल्याण, उसके विकास के लिए संघर्ष और समाज में व्याप्त वर्गीय भावना का नाश या उन्मूलन। इसलिए उसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी पहचाना जाता है। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दुनिया भर के लगभग धार्मिक आध्यात्मिक विचारों ने सृष्टि उत्पत्ति के मूल में किसी अलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति के होने को स्वीकारा है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर की सृष्टि की उत्पत्ति की ऐसी मान्यता है, परंतु मार्क्स ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि उसका विकास हुआ है। इस प्रकार वे भौतिक जगत के निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिपादित करते हैं। इसलिए मार्क्सवाद ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, धर्म, पुनर्जन्म आदि को स्वीकारता नहीं, मानव हृदय को चेतना एवं विवेक द्वारा ज्ञान तथा विश्लेषित या अनुभूत तत्वों पर सृष्टि विकास की कल्पना निर्मित है, किसी अलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति पर नहीं। यहाँ इस बात का भी ध्यान रहे कि उत्क्रांतिवाद के जनक डॉक्टर डार्विन ने सृष्टि मनुष्य आदि के विकास संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुके हैं। डार्विन। मार्क्स के अनुसार 2 भौतिक शक्तियों के द्वंद्व में तीसरी भौतिक शक्ति वस्तु का निर्माण हो जाता है। प्रकृति में यह संघर्ष निरंतर जारी रहता है। इसे प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने वाद, थेसिस, प्रगतिवाद, एंटीथेसिस और प्रगतिवाद का प्रतिवाद या संवाद, सिंथेसिस कहा जाता है। 1. वाद का अर्थ हर वस्तु के विरोध तत्व उसी वस्तु में निहित रहते हैं, मात्र वे कुछ काल के लिए दबे रहते हैं। 2. प्रतिवाद का अर्थ है कालांतर में वाद स्थिति वस्तु में निहित विरोधी तत्व ही उस वस्तु का विरोध करने लगते हैं, अर्थात दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है। 3. संवाद का अर्थ है वाद विवाद का संघर्ष रूप, जो किसी तीसरी वस्तु परिस्थिति का सृजन करती है, जो उस 2 परिस्थिति से भिन्न होती है, और इस तीसरी परिस्थिति में उस दोनों परिस्थिति के कुछ तत्व अंश उपस्थित होते हैं। प्रकृति, परिस्थिति, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, दर्शन आदि का विकास इसी द्वंद्वात्मक संघर्ष से होता है। मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। किसी भी वस्तु के मूल्य विकास में मार्क्स के अनुसार 4 अंग निर्धारित होते हैं। पहला, मूल पदार्थ। 2. स्थूल साधन। 3. श्रमिक या श्रम। 4. मूल्य वृद्धि। उदाहरण के लिए 5 रुपए के कोका कोला को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बोतल में बंद करने के लिए अगर 20 रुपए खर्चा आ रहा है, तो उसका मूल्य 30 रुपए हो जाता है, अर्थात यहाँ 25 रुपए की मूल्य वृद्धि हो जाती है। इसमें उत्पादन सामग्री अर्थात यंत्रों की घिसाई आदि का खर्च 5 रुपए कम कर दे तो भी वास्तविक लाभ 20 रुपए होता है। यह सारा लाभ श्रमिक को मिलना चाहिए, परंतु आज की उत्पादन कंपनियां यह हड़प कर लेती है। पूंजीवादी युग में भी मिल मालिकों द्वारा यही हुआ है, जिसमें समाज में 2 वर्ग तैयार हुए हैं, एक शोषक, दूसरा शोषित। मार्क्स ने किसान मजदूरों की शोषित करने की श्रेणी में रखा है और मिल मालिक पूंजीपति वर्तमान के उत्पादन कंपनियों के मालिक को शोषक हो जाते हैं। मार्क्स उत्पादन साधनों के साथ श्रम मूल्य पर शोषितों का अधिकार होने की बात करते हैं। ऐसे में वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता है। उत्पादनकर्ताओं को मिलने वाले लाभ में असमान बंटवारा हो जाता है, शोषकों के उचित लाभ मिलता नहीं, ऐसे शोषण को प्रोत्साहन मिल जाता है। इस प्रकार शोषण मानवता पर कलंक है।
3 विश्व सभ्यता के विकास की नई व्याख्या। विश्व इतिहास लेखकों ने विभिन्न जातियों देश के इतिहास लिखते समय प्राय जाति वर्ण राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। मार्क्स ने मात्र मानव जाति का इतिहास लेखन करते समय उसे केवल 2 भागों में विभाजित किया है, शोषक वर्ग जैसे पूंजीपति मालिक, शोषित वर्ग किसान मजदूर अर्थात श्रमिक वर्ग संघर्ष के इतिहास को मात्र उन्होंने 4 युगों को विभाजित कर उसमें उसके ऐतिहासिक कथा को हमारे सामने रखा है। पहला युग दास प्रथा का, जिसमें श्रमिक के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधन और उत्पादन इन चारों पर मालिकाना हक एवं अधिकार मालिक का ही रहा। दूसरा वर्ग सामवर्ती प्रथा का, जिसमें मजदूर के व्यक्तित्व को तो आज़ादी मिल गई परंतु बाकी 3 बातों पर शोषकों का ही अधिकार रहा। तीसरा पूंजीवाद का, जिसमें मजदूर के व्यक्तित्व तथा उसके श्रम पर उसका अधिकार तो हो गया परंतु अन्य 2 पर मात्र शोषकों का ही अधिकार रहा। चौथा युग साम्यवादी युग होगा, जिसमें मार्क्स के अनुसार मजदूरों की प्रतिनिधि सरकार का उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण होगा और उसके परिश्रम के अनुरूप उसे लाभ या फल मिलेगा। मार्क्स चाहता है कि उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवादी वर्ग संघर्ष तथा साम्यवाद के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे शोषक वर्ग को नष्ट करना संभव होगा। इसके लिए हिंसात्मक क्रांति का समर्थन भी वह करता है। मार्क्स का मानना है कि संपत्ति का विभाजन व्यक्ति पर न होकर व्यक्ति की सामाजिक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। साम्यवादी व्यवस्था का मूल तत्व यही है, जो शोषितों को शोषकों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान करता है। एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण वह चाहता है जिसमें समाज विचारधारा आकांक्षा प्रयत्न सुख भोग के साधन अधिकार और सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगे। इसी प्रकार का समाज प्रगतिवादी समाज होगा। प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य भी यही होगा। अतः जो साहित्य प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी प्रवृत्ति मनोवृत्ति और व्यवस्था का विरोधी हो वह प्रगतिवादी साहित्य है। ऐसा साहित्य मानदंड की स्थापित हो जाता है। मार्क्स के परवर्ती काल में इसी प्रकार का साहित्य लिखा गया। मार्क्सवाद को जनता दरबार में पहुंचाया गया। बाद में राजनीतिक आंदोलन आदि के मार्ग से साम्यवादी व्यवस्था स्थापना का लक्ष्य तय किया गया। रूस उसका उदाहरण है। यहाँ के साहित्यकारों ने मार्क्स तथा बोल्शेविक क्रांति विचारधारा को अपनाकर साहित्य सृजन किया। सामान्य जनता के मन में राज्य संचालन सत्ता प्राप्ति के अभिरुचि का निर्माण किया। आर्थिक विषमता को दूर कर वर्ग विहीन समाज स्थापना की मान्यताएं भावनाओं का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। परिमाणतः कट्टरपंथियों की ओर से सन 1932 के लगभग रूसी साहित्यकारों का प्रतिबंध लगाया गया। श्रमिकों में क्रांति भावना जमाने हेतु उन्होंने साहित्य के एक नए वाद को प्रतिष्ठित किया, जिसे हम सामाजिक यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। 1935 से 36 में हुए प्रगतिशील लेखन संघ द्वारा कुछ इस प्रकार की विचारधारा को भारतीय साहित्य में स्थान मिला, किंतु वह रूस की तरह क्रांतिकारी साहित्य नहीं हुआ। इसका खेद है। उसका भारतीय संस्करण हुआ। उसकी क्रांति को राजनीतिक में हिंसात्मक कार्यवाही के रूप में देखा गया और उसके कार्यकर्ता को हिंसक वृत्ति के रूप में। पूर्ण रूपेण मार्क्सवाद को भारत में शायद ही मान्यता मिली होगी, यह कहना साहस का काम होगा, परंतु विचार अर्थ साहित्य के क्षेत्र में उसके अपनी पैठ बना ली। यहाँ वह दृढ़ भी हुआ है। इस विराट जनावी यान की ताकत ही नामवर जी ने रेखांकित की है और सच्चाई भी यह है कि हिंदी हर दूसरा लेखक प्रगतिवाद से जुड़ता है या जोड़ा जाता है या जुड़ने की चाहत रखता है। वस्तुतः स्थिति तो यह है कि प्रगतिवाद के सहारे ही वह समाज मान्य प्रसिद्ध या बड़ा हो जाता है। कुछ उच्च वर्गीय साहित्यकार भी प्रगतिवाद का झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। उसमें प्रतिबद्धता ईमानदारी और मनोरंजन कितना है, यह स्वतंत्र अध्ययन किया विषय हो जाएगा। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद प्रगतिवाद ने साहित्य विषय सीमाओं को विस्तार दिया है। साहित्य समाजोन्मुख हुआ है। वस्तुतः पंत जैसे छायावादी कवि ने इसका आगाज किया। नई युगवाणी का प्रारंभ किया। उत्तर
व्यक्तिवादी अहम भावना का पृष्ठवेशन लेकर निराला ने भी इसे ऊंचाई प्रदान की। कुकुरमुत्ता का सर्वहरा और गुलाब की शोषकों का प्रतीक बनाया, तो इसी प्रकार का राम वृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब निबंध लिखा। साहित्य की लगभग महत्वपूर्ण विधाओं में यह वाद यथाशीघ्र पहुंचा। प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्तियाँ। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रगतिवाद ने समाजवादी व्यवस्था का लक्ष्य साहित्यकार के सामने रखा। छायावाद के स्वप्नजीवी कवियों ने ही उसका विरोध कर प्रगतिवाद को अपनाया। कविता में कल्पना की जगत वास्तविकता व्यक्तिकता की जगह सामाजिकता को सन 1930 के बाद अपनाया जाने लगा। प्रगतिवाद के नाम पर पंत जी ने मार्क्सवाद और गांधीवाद, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, सामूहिकता और व्यक्तिकता, बहिर्जगत और अंतर्जगत, भाव और रूप वगैरह का समन्वय करना चाहा, जिसमें छायावादी परंपरा का आग्रह स्पष्ट है। इसी तरह प्रगतिवाद के नाम पर दिनकर, भगवती शरण वर्मा और नवीन जी ने जो विनाश और विध्वंस का आह्वान किया, उसमें पूर्ववर्ती व्यक्तिवाद की अराजकतावादी तथा विपथगा मनोवृत्ति की ही विस्फोट है। प्रगतिवाद के नाम पर अमृतलाल नागा, नरोत्तर नागर आदि उच्च श्रृंखल दल के लेखकों ने यौन विकृतियों का नग्न उद्घाटन किया। वह भी स्पष्ट रूप से छायावादी अशरीरी भावनाओं की मांसल तथा शारीरिक प्रतिक्रिया है, और इस उत्श्रृंखला के मूल में भी वही व्यक्तिवादी अराजकता है। इस सभी प्रवृत्तियों के सम्मिलित प्रभाव में निराला जी ने अणिमा में करुणा भरे प्रार्थना गीत गाए, एकाकीपन पर विलाप किया, कुकुरमुत्ता के शुभ मुख से अहम भरी घोषणाओं की और रविंद्रनाथ की विजयनी की पैरोडी करते हुए खजोहरा पीड़ित बुआ का रेखांकित चित्र खींचा। यह सब उनके छायावाद युगीन संस्कारों का ही कहीं बढ़ाव और कहीं प्रतिक्रिया है। प्रगतिवाद के आरंभ में यह जो अध्यात्मवाद, अराजकतावाद, विकृत यथार्थवाद या प्रकृतिवाद की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है, उनका रिश्ता मार्क्सवाद से दूर का है। मार्क्सवादी संस्कारों में पत्नी बड़ी नई पीढ़ी के रूप में हमारे सामने केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामने हैं, जिन्होंने प्रगतिवाद पर गहराई से साहित्य सृजन किया। उनकी प्रवृत्तियों को हमने देखना है। एक सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि। कल्पना, स्वप्न, एकांत जीवन में जीने की छायावादी कवियों की अंतर्मुखी चेतना की जगह वस्तुनिष्ठ एवं सामाजिक यथार्थ की दृष्टि अभिव्यक्ति मार्क्सवादी कविता के मुख्य प्रवृत्ति है। क्या होना चाहिए की जगह क्या है, इसकी खोज यह कविता करती है। आदर्श और सामाजिक यथार्थ की भावना भारतेंदु तथा द्विवेदी युगीन कविता में भी है, पर वे सामाजिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देने में असमर्थ रहे हैं। मार्क्सवाद ने यह कार्य किया। जीवन को भौतिक दृष्टि से देखने, उसमें चेतना भरने का प्रयास मार्क्सवादियों की ओर से ही हुए हैं। जीवन की सच्चाई के रूप में सौंदर्य के साथ कुरूपता, नग्नता, गंदी विभत्सता को भी ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि यह साहित्य यथार्थ विषय रूपों का कारण अच्छा और सच्चा लगता है। समाज के सबसे उपेक्षित की विडंबना उपहास को साहित्य केंद्रों में लाया गया। संकीर्णता से घेरे निकाल कर भू स्वर्ग को देखना पंत जी ने प्रारंभ किया। ताक रहे हो गगन, मृत्यु नीलिमा गहन गगन, अनिमेष अवितवन काल नयन, निस्पंद शून्य निर्जन निपवन, देखो भू को जीव प्रसू को। जैसे ही भू स्वर्ग को प्रतिवादी कवियों ने देखा, कई कविता के विषय बने। मुक्ति बोध का कथन सत्य ही है। जीवन में आज के लेखन की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरना यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। जीवन की विरूपता के साहित्य के सौंदर्य भरा है। एक और काव्य विषयों में परिवर्तन आया। रहस्य, व्यक्ति प्रेम, कल्पना का कानन, आदर्श की जगह मनुष्य की संघर्षशील जीवन, मैल-मैटा भारती और मैला आंचल, भूख की तड़पती गश्त लगाती छिपकली आज चिलचिलाती धूप
में पत्थर तोड़ने वाली स्त्री, धर्म, ईश्वर प्रति क्षोभ, कल कारखानों के काम करने वाले श्रमिक, किसान की दरिद्रता, उनके अशिक्षित बच्चे, अंधविश्वास में भरा एक सामाजिक तबका आदि विभिन्न वर्गों का भाव, भावनाओं, संवेदनाओं, सुख दुखों, स्वप्नों, आकांक्षाओं का चित्रण साहित्य में आया। तो दूसरी ओर गांव के जीवन में घुसते ही अपनी व्यक्तिगतता को भूलकर गांव में रहने वाले तरह तरह के लोगों को देखता है, उनका चित्र उकेरता है। अहिर की निरक्षर लड़की अचंपा, भोरही केवट, प्राइमरी स्कूल का मास्टर दुखन झा, चना चबेना खाने वाला चंदू, चित्रकूट में बोर्डम यात्री वगैरह, नागा अर्जुन के दुखरन झा और उसके स्कूल का चित्र कुछ ऐसा ही है। धुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले का बिस्तुइयाँ नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इस तरह के दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। नामवर जी ने इस पर बड़ी सटीक टिप्पणी करते हुए कहा है, क्यों वह उसकी तनख्वाह से पूछिए। तो तीसरी ओर पूंजीपतियों, सेठ साहूकारों, मालिकों की क्रूरता, हृदयता की स्वल्पकृतिया की कविता में है। पूंजीवादी सभ्यता का शहर में से गांव गलियों तक फैली है। उसकी विलासिता, अमानवीय वृत्ति, शारीरिक मानसिक शोषण से प्रताड़ित शोषण जनजाति का यथार्थ उद्घाटन कविता में हुआ। कल्पना कानन का कविता रानी धरती के सुख दुख साथ जुड़ गई, नागा अर्जुन मुक्तिबोध जैसे कवि इसके श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। चित्रण से शोषकों की स्फूर्ति भरने, अपनी स्थिति का अवगत होने, अपनी शक्ति का परिचय पाने, अपने अस्तित्व को जानने के लिए कविता में किया गया है। यह क्रांति सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों रूपों को अभिव्यक्त करती है। क्रांति की यह भावना वर्ग व्यवस्था के विनाश हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप में व्यक्त होती है, इसलिए वह विश्वास मानवादी, शांतावादी, केवल आपद धर्म के रूप में वह हिंसा का स्वीकार करने में प्रस्तुत है। इसलिए यह क्रांति ध्वंसात्मक नहीं सृजनात्मक है, नवनिर्माण से पूरित है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दुर्व्यवस्था से पीड़ित है। कवि नवीन ऐसे ही विप्लव का गान करता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल मुथल मच जाए, नियम और उपनियमों के ये बंधन टूट टूट कर हो जाए, विश्व भर की पोषक पीड़ा के सत्तात्मक हो जाए, शांति दंड टूटे, उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए, उसकी पोषक स्वच्छ हो, उच्छ्वास विश्व की प्रांगण में घबराए, नाश हो, महानाश की प्रलयकारी आँख खुल जाए। यह प्राचीन वर्ण व्यवस्था का नाश हो जाए, मानवता का दुख नष्ट हो जाए, कई व्यवस्था स्थापित हो जाए का आग्रह कवि करता है। समग्र परिवर्तन की भावना कवियों में है, जिसमें स्वस्थ समाज निर्मित किया जा सकता है। जीर्ण पुरातन के नष्ट होने पर नए नूतन का पल्लवित होने के लिए कवि पंत का स्वर प्रखर हो जाता है। नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वस्त भ्रंश जग के जड़ बंधन, पावन जग घर आवे नूतन, हो प्रलवित नवल मानवपन, या भारत भूषण का जगाते रहो स्वर गूंज उठा। बौद्धिकता का आग्रह। प्रगतिवादी कवि की वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय देते हुए बौद्धिकता को अपनाया है। कविता में प्राचीन रूढ़ियाँ, परंपरागत एवं मान्यताओं का खंडन हुआ है। इनकी बौद्धिक दृष्टि भाग्य, भगवान, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, अंधविश्वास आदि कारणों से होने वाले शोषण विरोधी रूप में व्यक्त हुई है। शोषण प्रवृत्तियों को दूर करने हेतु निराला की कुकुरमुत्ता जैसी कविता व्यंग्यात्मकता का तीव्र स्वर व्यक्त हुआ है। नागा अर्जुन जैसे कवि भी झज्जर समाज और आज़ादी का वैष्णव स्पष्ट करते हुए व्यंग में कहा है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो 2-2 आने में। प्रगतिवादी कवि तर्क प्रश्न के जरिए कार्य कारण भाव का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक विचार घटना को विशद करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी भी कविता के श्रेष्ठ क्षेत्र में बौद्धिकता का आग्रह प्रतिपादन कर चुके थे, परंतु में प्रतीत के प्रति भावुकता का आधिक्य ज़्यादा रहा। वह परंपरागत व्यवस्था का अनुपालन करते हुए आदर्श को व्यक्त करते थे, परंतु प्रगतिवादियों ने
मात्र यथार्थ का सामने लाने में सबको संदेह में घेरे में लाया, सब पर प्रश्न उपस्थित किए। इसलिए सामाजिक अवृत्तियों का विरोध वे तीव्र ढंग से कर पाए। उनकी व्यंग्यात्मकता कविता में यह अधिक मात्रा में मुखर हुआ। व्यंग्य की प्रधानता। सामाजिक कुरीतियों, परंपराओं, विषमताओं को साहित्य में उभारने हेतु व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। इन कवियों के व्यंग्य में सामाजिक समाज सुधार की भावना निहित है। उनके व्यंग्य विश्व, विषय, पूंजीपति, विलासी, व्यक्तिगत, उनके शोषण की प्रवृत्ति, राजनीति, झूठी लीडरशिप, आर्थिक सामाजिक विषमता का लक्ष्य किया गया है। वह सर्वहरा के दुख, दैन्य का वर्णन भी किया है। निराला कई भिखारी कविता इस प्रकार की है। कुकुरमुत्ता में अबे सुन बे ओ गुलाब मिल आया गाली का स्वर विषमता के प्रति आक्रोश भाव व्यक्त करता है। कवि दिनकर ने सामाजिक विषमता का चित्र करते हुए लिखा है, श्वानों को मिलता दूध दही, बच्चे भूखे तड़पाते, माँ की हड्डी से ठुठुर चिपक जाड़ों की बात रात बिताते हैं, युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मिल मालिक तेल फुलेलों पर ना पानी सा द्रव बहाते हैं। मुक्ति बोध, नागार्जुन, भगवती शरण वर्मा आदि कवियों की कविता इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। नागार्जुन की ख्याति लघु कविता प्रेत का बयान व्यंग्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें संबंध नामवर जी ने लिखा है, नेता लोग जो अक्सर कहते हैं वह हमारे यहाँ भूख या अकाल नहीं है, पर उस यमराज तथा एक मरे हुए मास्टर की बातचीत के द्वारा यहाँ कितना सुंदर व्यंग्य किया गया है। नरक के मालिक यमराज प्रेत का बयान लेते हुए पूछता है कि कैसे मरा तू? जवाब में नाच कर लंबे चमचों सा पचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट की आवाज़ में। प्रेत अपना पूरा पता बतलाते हुए करीमों की पत्तियां खाने की आदि ही कथा कह पाता है कि दंडपाणी महाकाल एवं विश्वास की हंसी हंसकर कहते हैं, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने। वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे? इस पर हद से ज़्यादा जोर डालकर प्रेत कहता है कि और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ हो भारत में, किंतु भूख या शुभा नाम हो जिसकी ऐसी किसी व्याधि को पता नहीं हमको। और भाप का आवेश निकाल जाने के बाद शांत स्मित स्वर में फिर कहता है कि जहाँ तक मेरा अपना मत है, सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला। रूढ़ी प्रथा परंपरा का विरोध। सृष्टि की निर्मित नहीं बल्कि उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है, यह विचार रखकर मार्क्स ने ईश्वर की सत्ता, आत्मा, पुनर्जन्म, भाग्यवाद का कड़ा विरोध किया है। ईश्वर के नाम पर होने वाले शोषण को उजागर किया है। धर्म को अफीम कहकर उसका भी नशा उतारा। मनुष्य और मनुष्यता को श्रेष्ठ मानकर उन्होंने सामाजिक वर्ग, वर्ण, जात विषमता को मानवीयता पर कलंक कहा है। इसलिए मार्क्सवाद में काला, गोरा, शूद्र, ब्राह्मण, अन्याय, आर्य, श्रेष्ठ, कनिष्ठ भावना थोथा रूप स्पष्ट हुआ है। मूलतः वह ईश्वर में आस्था नहीं रखता, इसलिए धर्म व्यवस्था के साथ उसमें जुड़ी रूढ़ियाँ, गलत परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों का विरोध करता है। आज के समय में मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर और धर्म के प्रति क्षोभ भावना का महेंद्र भट्टनायक व्यक्त करते हैं। जड़ के पास खंडित हो कुरूपा, जो रंगा सिंदूर से हनुमान सा पसाड़, टिक कर गोद में बैठा कि जिसकी अर्चना करते मनुज कितने, नयन ही परिक्रमा करते, वह आधी रात को आ खात जिनको चाटते। धर्म रूढ़ियों के प्रति कई कवियों ने प्रतिक्रियावादी विचार रखे हैं, उसके रूढ़िग्रस्त स्वरूप की आलोचना की है। ऐसी कविताओं के प्रमुख पंत की जहाज, केदारनाथ अग्रवाल की चित्रकूट के यात्री, रामविलास शर्मा की मूर्तियाँ आदि इन कविता के अनुसार मनुष्य पहले मनुष्य है का विचार व्यक्त करते हैं। मैं हिंदू है तुम मुसलमान, पर क्या दोनों इंसान नहीं, दोनों ही धरती के चार्य, हम अनचाहे मेहमान नहीं। रूढ़ी प्रथा परंपराओं की बेड़ियों से मनुष्य की मनुष्यता को मुक्त करने की चाह प्रगतिवादी कवियों में रही है। प्रगति का अर्थ भी यही है, शोषितों का करुणागान। किसी भी प्रकार की गुलाबी होने वाला शोषण मानव जाति के लिए घोर अभिशाप है, या यह नहीं होना चाहिए, ऐसा मार्क्सवादी कवि चाहता है।
समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए जनता में उसके प्रति सहानुभूति निर्माण करने के लिए उसका करुण गान कविता में आया। दूसरे अर्थ में उन्हें सचेत भी करता है, उनकी दयनीय दशा से उन्हें अवगत कराता है। और चंद्रकिरण सौर रिक्शा कहती हैं, दुनिया के मजदूर भाइयों सुन लो एक हमारी बात, सिर्फ एकता में ही बसता इस दुनिया के सुख का राज। किसान मजदूरों अर्थात शोषितों को एकता होगी तो ही वह शोषित से मुक्त हो पाएंगे। मुक्ति बोध ने भी यही कहा है, कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलेगी। मूल्यांकन। सन 1936 से 1945 के महज 10 वर्षों में प्रगतिवाद ने हिंदी क्षेत्र को बड़ा समृद्ध किया है। हिंदी कविता में पहली बार विस्तार से दलित, मजदूर, नारी का नया स्वतंत्र व्यक्तित्व, जीवन की सारी कुरूपताओं, विभत्सता, करुणा के साथ कविता में आया है। सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि से नए विषयों को कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को समृद्ध किया। आलोचना के समाजशास्त्रीय मार्क्सवादी मापदंड तो आज भी रचना को जकड़ लेती है। देश के नए मध्य वर्ग का उदय विकास प्रगतिवाद से जुड़ा है। श्रेष्ठ साहित्यकार प्रगतिवादी साहित्य, यह धारणा दृढ़ है। सामाजिक परिवर्तन की क्रांति लड़ाई को कुछ समय तक तो प्रगतिवाद ने बढ़ाया, आज भी बढ़ा रहा है। नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में कहें तो प्रगतिवाद ने हमारे युवकों को नई तेजस्विता प्रदान की और एक नया आत्मबल दिया। साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों को विज्ञापन करने वाली यह एक विज्ञापन पद्धति है। समाज सुधार की तीव्र भावना उसमें प्राण स्वरूप रही है। अनेक विद्वानों ने इसे प्रचारात्मकता का साहित्य कहा है। यह केवल समाजवाद, साम्यवाद का प्रचारक रहा। यह जितनी शीघ्रता से साहित्य में आया, उतनी शीघ्रता से नए प्रयोग ने इसे खत्म भी कर दिया। वह स्थिर नहीं हो पाया। प्रचारात्मकता के कारण कलात्मकता की प्राय हत्या हो गई। काव्य विषयों की पुनरुक्ति आई, विषय एवं शैली में नीरस हो गई। व्यक्ति के अंतर्जगत की बजाय बहिर्जगत का वर्णन विवेचन किया गया। भारत की आध्यात्मिकता पुरजोर विरोध कर उसकी जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वर्ग रहित समाज की स्थापना करना उसका लक्ष्य असंभव हो गया। वस्तुतः भारत में एक बात ऐतिहासिक रूप से दिखाई देती है कि किसी जीवन दर्शन में हिंदू धर्म, उसकी आध्यात्मिकता का विरोध, बहिष्कार किया गया, तत्काल उसके प्रति प्रतिक्रांति उभर कर आई। हिंदुओं के मन में यह आघात या वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूपेण न छोड़ने की मानसिकता भी उसके पीछे रही। हमारे यहाँ वेद विरोधी भौतिकतावादी चार्वाक, वेद विरोधी वैज्ञानिक मार्ग प्रतिपाद करने वाले, दुनिया के मार्गदाता, शांति के दूत बुद्ध और कालांतर में धर्म अफीम का संदेश लेकर आया। धर्म विरोध करने वाला मार्क्सवाद प्राय अधिक समय फल फूल न सके, परंतु ये विचार सामाजिकों के दृढ़ रहे हो सकता है। इस प्रतिक्रांति का अगला निराशा दलित साहित्य हो, क्योंकि वह भी ईश्वर, आध्यात्मिकता, धर्म आदि गुलामी का विरोध करता है। प्रगतिवादी रचनाकार भी अपने लक्ष्यों से कैसे विमुख हुए, इसका जिक्र डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। फिर भी वे आचार्य कृतकार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में प्रगतिवाद को महान श्रेष्ठ संकल्पनों का वहन करने वाला आंदोलन मानते हैं। फिर भी वे साशंकित है कि इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश न हो तो भक्ति काल की तरह यह भी नए जीवन आदर्श अप्रतिवारोध शक्ति के रूप में इस आंदोलन का विकास होगा। अब समय भी आ चुका है कि ऐसा हुआ है या नहीं, इसका अनुसंधान करने का। उपसंहार। प्रगतिवादी साहित्य ने कविता, कथा साहित्य, आलोचना के क्षेत्र में साहित्य यथार्थवादी सौंदर्य दृष्टि को स्थापित किया। रचना के भीतरी सौंदर्य को देखने के बजाय उसमें आए आत्म सौंदर्य और स्रोत को देखना चाहा। उसकी सुंदरता के स्रोत समाज का वह तबका रहा है जो सदियों से अभाव, दरिद्रता, अज्ञान और गुलामी में अपना जीवन जीता आया है। इसलिए वह सतत उनका पक्षधर रहा है। इसलिए यह मनुष्य के प्रति मानवतावाद का साहित्य रहा है। यह साहित्य काल्पनिक कोरे मन या आत्महंता से दूर समाज मन का रहा है। विश्व भर में इस प्रकार के साहित्यकार जो प्रगतिशीलता को लेकर उभरे, फिर चाहे वे तोल्स्ताय, गोर्की हो या प्रेमचंद्र,
नागा अर्जुन हो वह श्रेष्ठ और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। कथा साहित्य में राहुल संस्कृत्यायन, यशपाल, नागा अर्जुन, रागे राघव, भगवती शरण वर्मा, आलोचना में शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, नागर नामवर सिंह जैसे आलोचकों की समृद्ध परंपरा रही है। गणपति चंद्र ने प्रगतिवाद की न्यूनताएं स्पष्ट की हैं। एक भारत जैसे देश में आध्यात्मिकता का तिरस्कार और बहिष्कार, 2 मार्क्स के अनुसार कोई भी व्यवस्था अंतिम नहीं होती, साम्यवादी पर भी यह लागू होती है। वह भी अपूर्ण सिद्ध हुई। 3 समाजवाद की ओर कांग्रेस का बढ़ना मार्क्स के प्रभाव को न्यून करना रहा। 4 मार्क्सवाद को हमारे साहित्यकारों ने बुद्धि का विषय बनाया, हृदय का नहीं। उनकी रचनाओं में सूक्ष्मता आई, अनुभूति की तरलता का अभाव आया। सच्चाई तो यह है कि प्रगतिवादी वर्ण के नेता साहित्यकार स्वयं किसी पूंजीपति से कम नहीं हैं। पहाड़ियों के वैभवपूर्ण वातावरण में बैठकर निश्चिंतता से मजदूरों के दुख दर्द के गीत लिखे जा सकते हैं, किंतु उनमें अनुभूति की संजीवता आ जाए आवश्यक नहीं। फलतः प्रगतिवादी साहित्य हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करता। 5 मति भ्रम से अनेक कथाकारों ने नग्न चित्रण को मार्क्सवाद मान लिया। परिमाणतः लेखक की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। 6 स्वयं प्रगतिवादी आलोचकों ने पारंपरिक मतभेदों के कारण वह सुदृढ़ता, परिपक्वता एवं उच्चता प्राप्त नहीं कर पाई। 7 भाषा शैली की दृष्टि से काव्य स्तर नीचे गिर गया। परिमाणतः गुप्तजीत के अनुसार लगभग 20 वर्ष की अवधि में भी ऐसी कोई विशिष्ट रचना नहीं दे सका जिसे हम कामायनी या गोदान के स्तर पर रख सकें। संपूर्ण साहित्य में कोई ऐसी देन नहीं जिसे हम अविश्वसनीय कह सकें, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुक्तिबोध की अंधेरे में ब्रह्मा राक्षस जैसी कविता, उनकी आलोचना के साथ डॉक्टर रामवर सिंह का योगदान निश्चित प्रगतिशीलता की कमी कवियों को भर सका है। दोष कई रहे होंगे, फिर भी हम आज तक देख रहे हैं कि प्रगतिशीलता का जामा पहनकर ही हिंदी में उच्चता आ पाई है। प्रयोगवाद अज्ञेय ने भी इस काव्य पर कुछ मर्यादाएं लाई हैं, लेकिन वर्तमान में केदारनाथ सिंह, स्वयं प्रकाश जैसे लेखकों को उसके आगे ले जा चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में यह आंदोलन बड़ा व्यापक और महत्वपूर्ण हो चुका है। सर्वसामान्य के प्रति गहरी संवेदना इसी काव्य की देन है। आध्यात्मिकता की आड़ में फैले पाखंड को दूर करना समाज देश नवजागरण का रहा अधूरा कार्य प्रगतिवाद ने पूरा किया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बाद में देश की स्थितियाँ जैसे जैसे बदली, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी बदली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, पंचायत राज, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, गांव की बदहाली की जगह खुशहाली आदि का विस्तार इस आंदोलन परिणाम कहा जा सकता है। एक तरफ राजनीतिक दबाव और दूसरी तरफ सामाजिक विस्तार एवं आधार पाने का संघर्ष इसे झेलना पड़ा। प्रशंसा की जगह इसकी सुनियोजित बदनामी अधिक हुई। समाज निष्ठा के कारण व्यक्ति मन की भावनाओं का विस्तार नहीं मिल पाया। जहाँ तक हो सकता है बेहतरीन एवं स्वस्थ दृष्टि का विकास सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद द्वारा ही साध्य एवं संभव हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और हम आगे पढ़ते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।